तो बस इस बात का हमेशा ख्याल रखना है हम लोगों को कि जब कभी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आए मतलब उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इससे मैं एक बात और आपको लिखवाता हूं, दैट मीन्स वो अपने इस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हाईली स्टेबल है, वो हाईली स्टेबल है। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा करवाता हूं जो आपको ज्यादा मजा दे। देखो मैं आपको एक काम करवाता हूं, एक मान लो इमेजिन करो कॉपर का केस, कॉपर पॉजिटिव, इसको बोला कि तू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड बनेगा, तो इसने पता है क्या बोला, इसने बोला आने दो मेरी तरफ आने दो, पॉजिटिव वैल्यू शो कर दी, मतलब it will get reduced, it will get reduced easily, it will get reduced easily। मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा रख रहा है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू बता रही कि इसने पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया है, मतलब ये कॉपर अपने इस ऑक्सीडेशन फॉर्म में इज नॉट मच स्टेबल, इट इज नॉट मच स्टेबल। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब मैं आप लोगों को हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की वो वैल्यूज लिखवाना स्टार्ट करता हूं जो आप लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड को समझाएगी। हमेशा ध्यान रखना आपको ट्रांजिशनल एलिमेंट का ये वाला फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिशनल एलिमेंट हमेशा +2 फॉर्म में स्टेबल होता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने कभी लिखवा ही नहीं सिवाय कॉपर को छोड़ के, और स्कैंडियम की +3 होती, बाकी सब +2 में होते, तो हम इन लोगों की बात करते हैं। देखो टाइटेनियम, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.63 वोल्ट्स। इसके बाद आता है वेनेडियम, आपको ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं भी आप लोगों को एक रफ वैल्यू बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट वैल्यूज, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं जिससे आपको ट्रेंड समझ में आ जाए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, -0.90 वोल्ट्स, देन मैग्नीज -1.18 वोल्ट्स, देन आयरन -0.44 वोल्ट्स, कोबाल्ट -0.20 वोल्ट्स, निकल एक सेकेंड में हल्की सी चेक कर लेता हूं कहीं मैं ऑफ ट्रैक ना हो जाऊं, हाँ एग्जैक्टली -2.80 2.28 0.28 सॉरी, देन 0.25 वोल्ट्स, देन कॉपर +0.34 वोल्ट्स एंड जिंक माइनस, इसकी बहुत हाई होती है 0.76 एग्जैक्टली। अब ये इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। जिस तरह हम लोगों ने अभी तक इन एलिमेंट्स के जितने ट्रेंड्स देखे, आप देखो सभी में कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। आप टाइटेनियम से क्रोमियम तक आ रहे हो तो यू आर ऑब्जर्विंग अ डिक्रीज, दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव। लेकिन मैग्नीज की इट इंक्रीजेस सडनली, देन इसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल तक अगेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, और वी कैन से बिकम्स, डिक्रीजेस की जगह वैसा याद करो, बिकम्स लेस नेगेटिव, क्योंकि कुछ किताबें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने को इंक्रीजेस लिखती है, वो बोलती है कि आपकी ये वैल्यू बढ़ रही है, ये फिर इससे ज्यादा ये बड़ी, इससे ज्यादा ये बड़ी, और वो सही भी बोल रहे हैं, है ना। तो इट बिकम्स मोर नेगेटिव, अपन हमेशा इसको ऐसे याद रखो, मोर नेगेटिव सडनली, एंड देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बिकम पॉजिटिव। एक बड़ी अजीब बात, एंड फिर
इट बिकम्स मोर नेगेटिव। मतलब कभी कम हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी पॉजिटिव हो रही है, कभी कम होते होते एकदम बढ़ जाती है, और कभी पॉजिटिव होकर एकदम नेगेटिव हो जाती है। मतलब आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेंड यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन सब का जस्टिफिकेशन मैं आपको दूंगा, मैं दे सकता हूं। तो अब हम लोग ध्यान से एक एक करके इनका पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों? देखो, टाइटेनियम से वेनेडियम और वेनेडियम से क्रोमियम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होती है। मतलब टाइटेनियम अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, देन वेनेडियम और क्रोमियम सबसे कम स्टेबल है। ये पहले तीन की बात हो गई। ये हमने इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लिया। मतलब आपका टाइटेनियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम वेनेडियम और उससे कम क्रोमियम, क्योंकि इनकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या होगा प्यारे बच्चों? इसके पीछे रीजन समझना, इसके पीछे आप लोग रीजन समझना कि जैसे जैसे आप वेनेडियम से क्रोमियम की तरफ बढ़ते हो, इनका आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 और आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 का सम बढ़ता जाता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा हो रहा है। तो यहां वाले केस में क्या होता है? सम ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 इंक्रीजेस। और मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में सिखाया था कि वो सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी का सम कम होता है, उसके कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, मतलब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ देगा और अपने आयोनिक फॉर्म में, अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में जल्दी चला जाएगा और कंपाउंड बना लेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्यों चाहता है? ताकि वो कंपाउंड बना सके। तो यहां पर टाइटेनियम से वेनेडियम और वेनेडियम से क्रोमियम एटॉमिक साइज थोड़ा कम हो रहा है। एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 और आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 का सम एकदम बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर आप इस बात का ध्यान दो, मैं सिर्फ एक आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके सम की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि सर प्रीवियस वीडियो में तो आपने कुछ और बोला था, यहां कुछ और बोल रहे हो, तो यहां पर मैं कुछ और क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर मैं सम की बात कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हो, उनके सम की बात कर रहा हूं। सो वेनेडियम से क्रोमियम, यानी टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, जब आप आगे बढ़े तो आप सबको मालूम इनका साइज कम होता है। तो साइज कम होने की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 और 2 का सम बढ़ जाता है। और जब 1 और 2 का सम बढ़ जाता है, 1 और 2 का सम जब बढ़ जाता है, तो यह बात क्लियर हो गई कि क्रोमियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में उतना स्टेबल फील नहीं करेगा जितना ये करेगा। और यह बात इस बात का प्रूफ है, ये इस बात को प्रूफ कर रही है कि क्रोमियम अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू टाइटेनियम। टाइटेनियम का रिडक्शन बहुत मुश्किल है। टाइटेनियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वेनेडियम भी नहीं करेगा और क्रोमियम भी नहीं करेगा। लेकिन अगर इन तीनों को कंपेयर करा जाए तो टाइटेनियम के मुकाबले वेनेडियम थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करके एक्सेप्ट कर लेगा और क्रोमियम थोड़े कम लड़ाई झगड़े में एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन टाइटेनियम तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन फिर आप देखते हो अचानक से आप देखते हो मैग्नीज Mn डाई पॉजिटिव की एकदम से बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई। मतलब टाइटेनियम के बाद सेकेंड हाईएस्ट इसकी हो गई। तो यहां पर क्या रीजन है? मतलब ये भी अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में बहुत ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी रखेगा, इसकी भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी होगी। लेकिन यहां पर रीजन क्या होगा? क्या यहां पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी वाला रीजन होगा? हाँ, लेकिन आप देखो Mn जब अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s0, लेकिन 3d5 विच इज अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैसा इसका? काफी ज्यादा स्टेबल। तो एक बात समझो ना, अभी तो Mn डाई पॉजिटिव अपने स्टेबल फॉर्म में है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में है।
आप इसे एक इलेक्ट्रॉन देकर आप इसे स्टेबिलिटी से अनस्टेबल की तरफ ले जा रहे हो। तो मैग्नीज क्या बोलेगा, मैं तो डाई पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल हूं, व्हाई वुड आई एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +1 और फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने नेटिव फॉर्म में क्यों जाऊं। इसको दिखेगा कि नेटिव फॉर्म भी स्टेबल है, लेकिन ये भी कोई कम स्टेबल थोड़ी है। तो ये स्टेबल होने की वजह से और कोई एक्सपेरिमेंटेशन करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए इसकी एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो। अगर मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो 4s2 3d5 हो जाएगा, और ये भी स्टेबल है। भाई स्टेबल तो ये भी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन थोड़े से नाटक करके। क्यों? क्योंकि अभी खुद स्टेबल है। भाई ये स्टेबल है, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मैं Mn हूं डाई पॉजिटिव फॉर्म में। ये यूट्यूब है, मेरी यूट्यूब से अच्छी खासी दाल रोटी चल रही है, मस्त चल रहा है। मुझे कोई और प्लेटफॉर्म बोलता आजा, जितना तू यूट्यूब से कमा रहा है उतना मैं भी तेरे को दे देता हूं, तो तेरे पास में डबल पैसा हो जाएगा, तू तो अमीर हो जाएगा। तो मैं सोचूंगा यार इस प्लेटफॉर्म पे चला गया तो इतना पढ़ाना पड़ेगा, इतना लोड बढ़ जाएगा, क्या मेरे को इतना पैसा चाहिए, लेकिन इससे भी कोई कम पैसा नहीं आ रहा है और मैं अपना खुश भी हूं, मैं अपनी लाइफ हैपनिंग तरीके से जी सकता हूं कम लोड के, क्या करूं? नहीं आना, मना कर दिया। अभी भी अपन स्टेबल है और दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो भी स्टेबल हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन क्यों झंझट पालना। फिर सामने वाला बोलेगा अच्छा डबल कर देते हैं, यहां से जितना आ रहा है उससे डबल आप यहां से कमाओगे। फिर बोलूंगा ठीक है आ जाता हूं, भाई 3 गुना पैसा किसको बुरा लगेगा। तो फिर मैग्नीज आ जाएगा। तो मैग्नीज का -1.18 होने का मतलब क्या है, इट शोज रेजिस्टेंस शो करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ये यहां पर भी स्टेबल है। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा जब आप जोर लगाओगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रिड्यूस नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन मुश्किल से होगा। वही अगर इसकी बात करें तो ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे कम है। फिर आप देखो आयरन डाई पॉजिटिव, कोबाल्ट डाई पॉजिटिव एंड निकल डाई पॉजिटिव, इसमें फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से काम करता है, यानी फिर इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। मतलब क्या है, आयरन इजीली रिड्यूस हो जाएगा, कोबाल्ट और इजीली हो जाएगा, और निकल और इजीली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है। और रीजन क्या है, अगेन रीजन वही है, सम ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 एंड सम ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 बढ़ता जाता है, क्योंकि इन तीनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है और इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों का एटॉमिक रेडियस सेम होता है ऑलमोस्ट, और इन तीनों की आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए आप देखोगे कि इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम आ रही है, जिसमें कोबाल्ट और निकल का तो साइज भी सेम होता है ऑलमोस्ट, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा हो जाता है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम। समझ में आ रही बात आपको? कोई दिक्कत, किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ठीक है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाने की वजह से, मोर पॉजिटिव हो जाने की वजह से इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। मतलब ये अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में उतने स्टेबल नहीं होंगे, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, एक्सेप्ट करना आसान है, क्योंकि साइज छोटा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब आप कॉपर पर आते हो तो कॉपर भैया जी पॉजिटिव हो जाते हैं। कॉपर पॉजिटिव हो जाने का मतलब क्या है, एक्चुअली आपको यहां पर रीजन पूछा जाएगा कॉपर पॉजिटिव क्यों। तो एक काम करो, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा एरिया रब करूंगा और कॉपर का अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वो काम में आती है चीज वो पूछी जाती है। स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से, ठीक है। चलो, तो कॉपर की चीज पूछी जाती है, इसलिए मैं थोड़ा कॉपर को अच्छे तरीके से लिखाना चाहूंगा, आप लोगों को कॉपर को लिखाना चाहूंगा मैं अच्छे तरीके से।
हाँ, तो कॉपर के अंदर क्या होता है, कॉपर डाई पॉजिटिव शोज पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इट विल इजीली गेट रिड्यूस्ड, इट विल गेट रिड्यूस्ड इजीली, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब ये डाई पॉजिटिव फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर फॉर्म में बड़े आराम से चला जाएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैंने माना कॉपर का साइज थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इसकी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 का जो सम होता है वो बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव हो जाता है, और इसको इट विल नॉट काउंटर बैलेंस्ड बाय स्टैंडर्ड हाइड्रेशन इंथैल्पी, मतलब इस कॉपर आयन को इस कॉपर डाई पॉजिटिव को हाइड्रोलाइज करके, यानी उसके एक्वस फॉर्म में ले जाने के लिए जो इंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी, वो इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती कि इसको काउंटर बैलेंस कर पाए, तो वो थोड़ी सी लेस नेगेटिव होती है, तो वो काउंटर बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से पॉजिटिव हो जाती है। तो यहां पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी वाला केस तो है, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है। समझ में आ रही है बात, इतना जरा नोट करो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, कभी भी अगर आपको कोई भी जेई नीट या स्कूल एग्जाम में से बोर्ड वगैरह में सवाल आता है, तो आप क्या बोलेंगे कि कॉपर डाई पॉजिटिव का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, तो आप उसका सिंपल जवाब देंगे कि इसकी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का सम पॉजिटिव होता है, ये हमने सब में देखा। और जब इस कॉपर आयन का हाइड्रेशन होता है, यानी हाइड्रेशन इंथैल्पी, वो इतनी ज्यादा हाई नेगेटिव नहीं होती, वो उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को काउंटर बैलेंस कर दे और नेट रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। मतलब आप समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसकी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 100 है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 500 है, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1500 है, तो इन तीनों का सम कितना हो गया 2100। और हाइड्रेशन इंथैल्पी इसकी ज्यादा हाई नहीं होगी, मान लो 2000 ही होगी, तो -2000, तो नेट सम क्या हो गया 100, इसलिए इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी सब में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहां तक में क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है, इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव निकलती है। तो -2500 कर दो यहां पर अब, तो अब आप देखोगे कि आपका जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -400 आ रहा है, इसलिए इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जल्दी से इसको देख लो जरा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। फिर जिंक की क्या बात करूं भाई, जिंक और मैग्नीज का केस एक जैसा है। अब जिंक का केस क्या है, जिंक डाई पॉजिटिव फॉर्म में काफी स्टेबल है। जिंक जो है वो अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में काफी स्टेबल है, 4s0 और 3d10, इट इज हैविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नो डाउट इन इट, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, स्टेबल है। आ रही बात समझ में। तो जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहीं जिंक का ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस इस फॉर्म में आना थोड़ा मुश्किल है। नेगेटिव वैल्यू से समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। और याद करो मैंने मैग्नीज में क्या बताया था, जिंक चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने 4s2 3d10 फॉर्म में आ सकता है, और ये भी स्टेबल है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाव खाएगा।
पहले मना करेगा, बोलेगा जब मैं स्टेबल हूं तो क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूं। समझ में आ रही है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबिलिटी फील करेगा। तो यहां पर ध्यान रख लीजिए, जिनकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है वो अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में उतने ज्यादा जिसको बोलते हैं स्टेबल फील करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? टाइटेनियम की। टाइटेनियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद क्रोमियम, नहीं मैग्नीज के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद 5वें नंबर पर जिंक, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल और सबसे लास्ट एंड सबसे कम किसकी होगी? कॉपर की। तो ये इनका ऑर्डर है, इसको नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानलेवा क्वेश्चन, फट के हाथ में आ जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन अब आप लोगों के लिए चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन, ना पौड़ा चीची क्वेश्चन, चीची क्वेश्चन। अच्छा, इसको नोट कर लिया। चलो अब गाइस एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब आप इन ट्रांजिशनल मेटल्स को किसी ऐसे एसिड के साथ ट्रीट करते हो जिसमें हाइड्रोजन है, तो मान लो यहां पर मैं रिएक्शन कर रहा हूं आयरन की 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, यहां पर मैं रिएक्शन कर रहा हूं कॉपर की 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ या H2SO4 के साथ, और बस ठीक है। तो यहां पर आपसे बोला जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन ज्यादा फ्रूटफुल है, या चलो सब जगह H2SO4 ले लो ताकि आपको चीज क्लियर रहे। अब गाइज यहां पर आप इस क्वेश्चन को देखो कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फीजेबल है, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, बताओ जरा मुझे। और ये एसिड कौन से फॉर्म में है? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, डाइल्यूट फॉर्म में है, इट इज इन डाइल्यूट फॉर्म। तो बेटा यहां पर एक बात समझना, जो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी आती है? 0। मतलब यहां पर ये रिएक्शन ऐसी लिखनी पड़ेगी मुझे, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बना रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। अब आपको यहां पर देखना है कि जब हमने आयरन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखी थी तो वो क्या आई थी? क्या आई थी बताओ? -0.44। और जब हम लोगों ने कॉपर डाई पॉजिटिव की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखी थी तो क्या आई थी? प्लस में, +0.34। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में है और कॉपर 0 फॉर्म में है। अब हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए 0 वोल्ट देना पड़ता है और कॉपर को रिड्यूस करने के लिए और ज्यादा देना पड़ता है। मतलब यहां पर हाइड्रोजन का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, कॉपर के मुकाबले हाइड्रोजन की वैल्यू कम है, और जिसकी वैल्यू कम होती है वो मोर इजीली रिड्यूस हो जाता है, इट विल मोर इजीली रिड्यूस्ड, इट विल मोर इजीली रिड्यूस। क्या बात समझ में आ रही है? और कॉपर विल लेस रिड्यूस्ड, कॉपर इसके मुकाबले नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, ये रिड्यूस नहीं होगा, इट विल नॉट गेट रिड्यूस्ड इजीली, और यहां पर आएगा इट विल इजीली गेट रिड्यूस्ड। मतलब यहां पर आप सोचो कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, यहां पर आप सोचो कि अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Cu डाई पॉजिटिव बना ले तो वो कैसे बनाएगा? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 नहीं बना पाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है।
तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर अपन यहां पर केस डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि Fe डाई पॉजिटिव फॉर्म में काफी ज्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन डाई पॉजिटिव फॉर्म में 0 वैल्यू दे रहा है, तो इसके मुकाबले इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, Fe डाई पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा खुश है, फिर H पॉजिटिव एंड फिर Cu डाई पॉजिटिव, मतलब Fe यहां पर रिएक्शन करके FeSO4 बना लेगा और H2 को बाहर फेंक देगा, ये +2 फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। हाइड्रोजन +1 फॉर्म में रह सकता था लेकिन इसके मुकाबले इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि अगर ये CuSO4 और H2 बनाता तो Cu पर +2 चार्ज आता, लेकिन +2 चार्ज की वैल्यू कितनी है यहां पर +0.34, और हम लोगों ने यही सीखा है कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी डाई पॉजिटिव फॉर्म में वो आयन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा लेस या मैं कहूं जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू होगी डाई पॉजिटिव फॉर्म उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर तो कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब लेस नेगेटिव, और हाइड्रोजन की इसके मुकाबले ज्यादा नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। और ऊपर वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी क्योंकि हाइड्रोजन के मुकाबले आयरन Fe डाई पॉजिटिव में ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, मतलब वो इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये कंपाउंड बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आप जब कभी भी किसी ऐसे एसिड के साथ जिसमें हाइड्रोजन हो, जब कभी भी आप एक्सेप्ट कॉपर ऑल ट्रांजिशनल, हम स्पेशली 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, ऑल ट्रांजिशनल यानी 3D सीरीज एलिमेंट्स विल रिड्यूस हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे, विल रिड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, बट copper will get reduced by हाइड्रोजन। समझ रहे बात को, कैसे देखो, अगर मेरे पास में Zn है और Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ हो रही है, तो जिंक पर 0 चार्ज, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, तो ये रिएक्शन होकर ऐसा बन जाएगा ZnSO4 + H2, इस पर 0 चार्ज, इस पर +2 चार्ज, मतलब जिंक क्या हो गया, रिड्यूस, और हाइड्रोजन क्या हो गया, सॉरी जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस। मतलब आपके जिंक ने हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दिया, क्यों, क्योंकि जिंक +2 फॉर्म में स्टेबल है, क्योंकि इसमें इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.74 वोल्ट्स है। वही हाइड्रोजन की +1 फॉर्म में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो मोर नेगेटिव होना मतलब मोर स्टेबल होना, तो जिंक हाइड्रोजन को बोलेगा तू 0 हो, मैं तेरे से ज्यादा स्टेबिलिटी मेरे पास है, इसलिए मैं ये कंपाउंड बनाऊंगा। वहीं अगर आप ऐसा करें कि CuSO4 के साथ अगर आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करें तो ये +2 एंड ये 0, कॉपर डाई पॉजिटिव फॉर्म में कितनी वैल्यू देता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, +0.34, हाइड्रोजन की 0, यहां पर हाइड्रोजन की कम है तो हाइड्रोजन कॉपर को भगाकर खुद H2SO4 बना लेगा, क्योंकि कॉपर +1 फॉर्म में छोटी वैल्यू दे रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल है ये। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, कॉपर कभी भी डाइल्यूट एसिड में से इस प्रकार हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन का 0 होता है। तो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है H पॉजिटिव फॉर्म में एज कंपेयर टू Cu डाई पॉजिटिव। तो Cu डाई पॉजिटिव नहीं बन पाएगा जब उसके सामने हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव बनना प्रिफरेबल रहेगा,
क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो एक बार हम एक एग्जाम्पल लेकर और इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर इसको और समझेंगे और फिर आज की छुट्टी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा और डिटेल टॉपिक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो आपके पास में मैग्नीज है, तो Mn डाई पॉजिटिव को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे ताकि वो Mn बन जाए, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या आता है? -1.18 वोल्ट्स। अगर आप हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे ताकि वो हाइड्रोजन गैस बना ले, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है 0। और अगर आप यहां पर मान लीजिए कॉपर डाई पॉजिटिव है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाए, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? +0.34 वोल्ट्स। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, H2 डाई पॉजिटिव फॉर्म में 0 वैल्यू शो कर रहा है और Cu डाई पॉजिटिव फॉर्म में पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। और हमारे पास में रूल क्या है? मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर स्टेबल विल बी इट्स आयोनिक और ऑक्सीडेशन स्टेट। मोर स्टेबल विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर क्लियरली विजिबल है कि H पॉजिटिव की वैल्यू मोर नेगेटिव या स्मॉल, मोर नेगेटिव की जगह आप क्या लिख सकते हैं? स्मॉल भी लिख सकते हैं। +0.34 से 0 स्मॉल है, तो वो Cu डाई पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, 2 तरीके से रिएक्शन हो सकती है। आप CuSO4 के साथ H2 की रिएक्शन करें, या आप H2SO4 के साथ Cu की रिएक्शन करें। यहां पर ये +1 फॉर्म में है और यहां पर ये +2 फॉर्म में, यहां पर ये 0 है, यहां पर ये 0 है। तो अब आपको यहां पर ये देखना है कि इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है। इसका 0, इसका +0.34। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली डाई पॉजिटिव फॉर्म। मतलब यहां पर H2SO4 स्टेबल है, मतलब कॉपर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर Cu डाई पॉजिटिव फॉर्म में है और वो H पॉजिटिव के मुकाबले कम स्टेबल है। तो यहां पर हाइड्रोजन बोलेगा कि हम लोग एक काम करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे तू चला जा 0 पर और मैं आ जाता हूं मोर स्टेबल फॉर्म में। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन कॉपर के अलावा बाकी जितने आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक, ये सब की वैल्यू हाइड्रोजन के मुकाबले नेगेटिव है और छोटी है। तो वो सब H पॉजिटिव फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में, इसलिए वो सब ये वाली रिएक्शन करेंगे, यानी हाइड्रोजन को उसके एसिड में से रिप्लेस करके गैस बना के बाहर छोड़ देंगे। लेकिन कॉपर वाले केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। कॉपर वाले केस में ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो गाइस इस पॉइंट को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 और बाकी सारे एलिमेंट्स का मोर नेगेटिव होने की वजह से जब कभी भी आप डाइल्यूट एसिड्स के साथ इन मेटल की रिएक्शन करोगे, वो हाइड्रोजन को गैस बना के बाहर फेंक देगा और खुद डाई पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन कॉपर के साथ ये केस पॉसिबल नहीं है। तो गाइज आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी मेरे को आपको डाई पॉजिटिव का अभी मैंने आपको मेटल का डाई पॉजिटिव में ले जाना सिखाया। अब मैं डाई पॉजिटिव को ट्राई पॉजिटिव में ले जाना सिखाऊंगा, यानी एक आयोनाइजेशन इंथैल्पी और बढ़ जाएगी, तो उससे इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और चेंज हो जाएगा। अब आप डाई पॉजिटिव से ट्राई पॉजिटिव जा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 और 2 तो लगेगी, 3 भी आ जाएगी। तो उसमें क्या चेंज होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर इनके हेलाइट्स और ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी देखेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, अलॉय। तो अगले 2-3 वीडियो में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज निपट जाएगी। फिर आपके कंपाउंड्स और उनकी स्टडी, मतलब चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत टिपिकल टॉपिक है। वीडियो को 5 से 6 बार देखने की भी जरूरत पड़े तो देखो, और अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं टॉपिक फिर से पढ़ाऊंगा।
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।